चलिए आज एक ऐसी जगह की कल्पना करते हैं, एक ऐसी जगह जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं, जहां इतिहास और वास्तुकला एक दूसरे में इस तरह घुल-मिल जाते हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाए। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही अजूबे की, कोणार्क के सूर्य मंदिर की। एक ऐसी शानदार बनावट जिसे देखकर लगता है मानो खुद वक्त ने भी एक पल के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर ली हो। और देखिए, इसे सिर्फ एक मंदिर कहना मेरे ख्याल से इसके साथ नाइंसाफी होगी। इसके बारे में एक बहुत खूबसूरत बात कही जाती है कि ये पत्थर में लिखी गई एक कविता है। ये शब्द इसकी पूरी कहानी कह देते हैं। तो आइए इस शानदार रचना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये मंदिर है कहाँ और इसे बनाया क्यों गया था? मतलब इसका मकसद क्या था? चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो अगर हम भारत के नक्शे पर देखें तो उड़ीसा के पूर्वी तट पर समंदर के ठीक किनारे ये शानदार मंदिर खड़ा है। और इसकी लोकेशन कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि इसे बहुत सोच समझकर चुना गया था। मकसद ये था कि हर सुबह सूरज की जो पहली किरणें निकलें वो सीधे इस मंदिर पर पड़ें, उसका अभिषेक करें। जी हाँ, ये मंदिर समर्पित है सूर्य देव को, हिंदू धर्म में जिन्हें सूर्य का देवता माना जाता है। और कहते हैं कि इसका आर्किटेक्चर इतना कमाल का था कि सूरज की पहली किरणें दरवाजे से होकर सीधे मुख्य मूर्ति पर पड़ती थीं और पल भर में पूरा का पूरा गर्भगृह, मतलब मंदिर का सबसे अंदरूनी हिस्सा, एक सुनहरी रोशनी से नहा जाता था। जरा सोचिए क्या नजारा रहा होगा वो। तो अब बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग और डिजाइन की, जो सच में हैरान कर देने वाली है। ये पूरा मंदिर असल में एक विशाल पत्थर का रथ है। आइए इसके डिजाइन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो जैसा मैंने कहा, यह कोई आम इमारत नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा रथ है जिसे खींच रहे हैं पत्थर से तराशे गए 7 मजबूत घोड़े। और ये 7 का आंकड़ा यूं ही नहीं है, ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दिखाते हैं। कितना कमाल का सिंबोलिज्म है। अच्छा, घोड़े तो हो गए, अब रथ है तो पहिए भी होंगे। इस मंदिर के बेस पर पूरे 24 विशाल पहिए बने हुए हैं। हर एक पहिया इतनी बारीक नक्काशी से भरा है कि बस नजर नहीं हटती। और ये 24 पहिए, ये हैं दिन के 24 घंटे। मतलब कला और सोच का ऐसा संगम वाकई देखने लायक है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये पहिए सिर्फ सजावट या सिंबल के लिए नहीं है। असल में हर एक पहिया एक काम करती हुई सूर्य घड़ी है, एक सनडायल। आज भी आप इन पहियों पर बनी तीलियों की परछाई देखकर बिल्कुल सही सही वक्त बता सकते हैं। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग है। अब हर बड़ी और पुरानी इमारत के साथ कुछ न कुछ कहानियां, कुछ किस्से जुड़े होते हैं, है ना? कोणार्क के साथ भी ऐसा ही है। चलिए अब जरा उन कहानियों और चमत्कारों की दुनिया में चलते हैं, जिनकी वजह से ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक लीजेंड बन गया। और इनमें से सबसे मशहूर और शायद सबसे दुखद कहानी है धर्मपद की। धर्मपद सिर्फ 12 साल का एक बच्चा था। कहते हैं कि जब 1200 बड़े बड़े कारीगर मिलकर भी मंदिर का शिखर नहीं लगा पा रहे थे, तब इस 12 साल के लड़के ने अपनी सूझबूझ से उस नामुमकिन काम को कर दिखाया। उसने मंदिर को तो पूरा कर दिया, पर अफसोस, ऐसा करने में उसे अपनी जान देनी पड़ी। अब एक और चीज है इस मंदिर से जुड़ी, जो ये सवाल खड़ा करती है कि हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी है या फिर विज्ञान का कोई भूला बिसरा चमत्कार। तो कहानी कुछ यूं है कि मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति थी वो हवा में तैरती थी। जी हां, जमीन से ऊपर, बिना किसी सहारे के। और इसके पीछे की थ्योरी वो भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक रखा गया था और दूसरा चुंबक मूर्ति के ठीक नीचे था। और इन्हीं दोनों की मैग्नेटिक फोर्स की वजह से मूर्ति बीच में हवा में ही टिकी रहती थी। इतनी सारी खूबियों और चमत्कारों के बाद भी एक कड़वा सच ये है कि आज हम जो मंदिर देखते हैं वो असल में उस विशाल स्ट्रक्चर का बस एक छोटा सा हिस्सा है जो बचा रह गया है। तो सवाल ये है कि आखिर उस महान मंदिर का क्या हुआ? वो टूटा कैसे? ये कोणार्क का सबसे बड़ा और अनसुलझा रहस्य है। और ये नुकसान कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि जब 13वीं सदी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इसे बनवाया था, तब इसका मुख्य टावर 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था। मतलब आज की 20-22 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। तो फिर वही सवाल कि आखिर इतना मजबूत और शानदार स्ट्रक्चर गिरा तो गिरा कैसे? ये एक ऐसी पहेली है जिसे इतिहासकार और वैज्ञानिक सालों से सुलझाने में लगे हुए हैं। अब देखिए, इसको लेकर कई अलग अलग थ्योरीज हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि शायद कोई बड़ा भूकंप आया होगा या बिजली गिरी होगी। कुछ का कहना है कि समंदर के पास होने की वजह से नमकीन और तेज हवाओं ने सदियों में इसे कमजोर कर दिया। और एक थ्योरी यह भी है कि बाहरी हमलों में इसे तोड़ा गया। लेकिन असली वजह क्या थी, ये आज तक कोई भी दावे के साथ नहीं कह पाया है। लेकिन जानते हैं, इन सारे सवालों के बावजूद आज भी मंदिर का जो हिस्सा खड़ा है वो हमारे पुरखों की कला और विज्ञान की महानता को बताने के लिए काफी है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में कोणार्क की ये विरासत किस तरह जिंदा है। 13वीं सदी में इसका बनना, फिर सदियों तक गुमनामी में रहना और फिर 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलना, कोणार्क ने वाकई एक बहुत लंबा सफर देखा है। और आज ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं, बल्कि एक जीता जागता कल्चरल हब है। हर साल यहीं पर होता है मशहूर कोणार्क डांस फेस्टिवल। सोचिए, खुले आसमान के नीचे इस ऐतिहासिक मंदिर की पृष्ठभूमि में जब देश के बेहतरीन कलाकार क्लासिकल डांस पेश करते होंगे तो क्या माहौल होता होगा। ये वो पल होता है जब इतिहास और कला एक साथ सांस लेते हैं। तो कुल मिलाकर कोणार्क सिर्फ इतिहास की एक किताब का कोई चैप्टर नहीं है, ये तो इंसान की सोच, उसकी मेहनत और उसकी आस्था की एक जिंदा कहानी है। ये सचमुच वो जगह है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि यहां पत्थर बोलते हैं और परछाइयां वक्त बताती हैं। और यहीं पे ये मंदिर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर 800 साल पहले बने ये पत्थर आज भी अपनी कहानी सुना सकते हैं, तो सोचिए हम आज जो कुछ भी बना रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को हमारी क्या कहानी